पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। जैसे जीरेंड को वर्बल नाउन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीरेंड होता तो वर्ब है बट काम करता है नाउन का। उसी तरह पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। क्यों इसको एडजेक्टिव बोलते हैं? क्योंकि होता तो ये वर्ब है बट काम करता है एडजेक्टिव का, इसलिए हम इसको वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं। और मैंने आपको V1, V2, V3, V4, V5, तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं ना, आज मतलब 2-3 दिन पहले या आज जिसने चैनल को ज्वाइन किया है, तो आप एक बार वर्ब को शुरू से देखना, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप ये सोचोगे कि मैम आपने कब बताया था V1, V2, V3, ये मैंने वर्ब के शुरू के सेशन में बताया था। आज मुझे लग रहा है वर्ब का 14th या 15th क्लास, तो काफ़ी दिनों से हम लोग वर्ब करते रहे। पहला वाला सेशन सब आप देख लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, और मैंने जब आपको V1, V2 करवाया था उसमें बताया था ना कि वर्ब का 2 ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4। जब V3 एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। और जब वर्ब का V4 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। V3 मतलब जब V4 मतलब जब वर्ब का ING फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और वर्ब का V3 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और मैंने इसका एग्जाम्पल्स भी दिया था। ओके, मैंने इसका बहुत सारा जो भी क्लास है, और मैंने आपको ये भी डिस्कस कर दिया कि कहाँ पे पास्ट। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब मैंने आपको पार्टिसिपल पढ़ाया था तो वर्ब का V3 फॉर्म भी तो एडजेक्टिव का काम करता है और वर्ब का V4 फॉर्म भी तो एडजेक्टिव का काम करता है। अब मुझे बताओ कि कहाँ V3 लगाते हैं और कहाँ V4 लगाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप बोलोगे मैम दोनों तो एडजेक्टिव है, तो कैसे पता चलेगा? ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, V3 कैसे पता चलेगा कहाँ पे V3 लगाएं और कहाँ पे V4 लगाएं? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। हाँ 20 पेज हो गया है। द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज, यही वाला है। ऐसे कोई पूछेगा कहाँ V3 लगाते हैं कहाँ V4 लगाते हैं तो ये एग्जाम्पल दे दोगे। हाँ, ये वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, द डेवलप्ड कंट्रीज। बताओ आंसर, मतलब क्या, कब V3 लगाते हैं और कब V4 लगाते हैं? द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुके हैं ना, उसको डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी चाहिए। हाँ, तो जल्दी से बता दो, आपने एग्जाम्पल तो सही दिया। देखो, डेवलप्ड कंट्रीज, कंट्रीज क्या है? कंट्रीज नाउन है। कैसा कंट्रीज? जो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुका है, तो ये क्या है? V3 है, और V3 एडजेक्टिव का काम करने लग जाए उसको हम पास्ट पार्टिसिपल। और डेवलपिंग कंट्रीज, कंट्रीज नाउन है। कैसा कंट्रीज? डेवलपिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ING फॉर्म में है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं? जब अभी एक्शन इनकम्प्लीट है, और जब एक्शन कंप्लीट हो गया ना तो वहां हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जब एक्शन कंप्लीट है, देखो यहाँ पे कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है तो कंप्लीट एक्शन है तो पास्ट पार्टिसिपल। बट डेवलपिंग कंट्रीज मतलब अभी भी कंट्रीज डेवलप हो रहे हैं तो वहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं। और दूसरा, जब भी वाक्य में कोई इमोशंस वगैरह बताते हैं, कोई इमोशंस बता रहे हैं या कोई फीलिंग्स वगैरह बता रहे हैं, इमोशंस बता रहे हैं, कोई फीलिंग्स बता रहे हैं, तो वहाँ भी हम पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैम ये इमोशंस क्या है। मैंने लिखा द इंसिडेंट वॉज शॉक या शॉकिंग। सबसे पहले याद रखना है हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं? जब एक्शन कंप्लीट हो। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करते हैं? जब एक्शन के कंप्लीट होने का पता नहीं चला। और इमोशंस के लिए भी हम पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करते हैं। मैंने लिखा आई वॉज शॉक या आई वॉज शॉकिंग। ये भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, कहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। क्योंकि एक साल पहले मैं NDA का पेपर देख रही थी, तो मैंने NDA के पेपर में देखा ना, एरर्स में नहीं, इम्प्रूवमेंट में मुझे 2 क्वेश्चन दिखा और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस दिखा कि उन्होंने ऑप्शन में दिया था कि कहाँ पास्ट पार्टिसिपल लगाना है और कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। इसी ऑप्शन पे बेस्ड उन्होंने एरर दिया हुआ, मतलब चॉइस दिया हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कैसे चॉइसेस को सेलेक्ट करना। आई वॉज शॉक्ड। फिर मैंने लिखा द बुक इज इंटरेस्टेड या द बुक इज इंटरेस्टिंग। द बुक इज इंटरेस्टेड या द बुक इज इंटरेस्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। फीलिंग्स वगैरह के लिए आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना।
स्टूडेंट्स मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब, मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब। चलो आप मुझे बताओ। ओके हाँ, जल्दी से आंसर बताइए। द इंसिडेंट वॉज शॉक्ड या शॉकिंग? ये इंसिडेंट है, ये घटना है, और घटना में कोई फीलिंग्स नहीं है। अरे ये कोई घटना है जो बहुत शॉकिंग था, तो ये इंसिडेंट में कोई फीलिंग वगैरह नहीं है ना। फीलिंग वगैरह के लिए पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। इंसिडेंट बहुत शॉकिंग था, वेरी फ्राइटनिंग, भयावह, बट आई वॉज, मैं तो शॉक्ड रह गया, मेरे अंदर शॉक वाली फीलिंग्स आ गई। इसके लिए तो आप पास्ट पार्टिसिपल। बुक नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के अंदर कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं है, तो बुक इज इंटरेस्टेड नहीं होगा, बुक इज इंटरेस्टिंग। बट जो स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट की फीलिंग है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते। फीलिंग के लिए पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्ट। द इंसिडेंट वॉज शॉक्ड कहाँ से हो जाएगा भाई? राधा शर्मा, द इंसिडेंट वॉज शॉक्ड, ये इंसिडेंट शॉक्ड हो गया? अरे इंसिडेंट, ये घटना बहुत शॉकिंग था, भयावह था। यस, एक तो ये वाला आएगा, इंसिडेंट बहुत शॉकिंग था, बहुत भयावह। नेक्स्ट वाला ये हो गया। दोनों सेंस में देख लेना, यहाँ फीलिंग्स वाला सेंस लिया, जहाँ फीलिंग्स वाला सेंस आए पास्ट पार्टिसिपल लगा। चलो ये हो गया। अब पार्टिसिपल से और क्या आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है, पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है। कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा और कहाँ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, ये भी आपको बता दिया। देखो यहाँ पे सेंटेंस, ये सब सेंटेंस देख लो। द बुक इज इंटरेस्टिंग, ये तो सही है, बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स भी बता दिया। द ब्रोकन ग्लासेस, ग्लासेस क्या है? नाउन। ग्लासेस नाउन है। कैसा ग्लासेस? टूटा हुआ ग्लासेस, मतलब ग्लासेस ऑलरेडी टूट चुका है, टूटने का काम हो गया है, टूटने का काम हो गया, इसलिए मैंने क्या लगाया है? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्ट। ओके, दूसरा, आई सॉ हिम ब्रेकिंग द ग्लास, मैंने उसको ग्लास तोड़ते हुए देखा। तोड़ते हुए देखा मतलब तोड़ने की क्रिया चल रही थी। इनकम्प्लीट एक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया। मैंने उसको वहाँ पहला वाला सेंटेंस में तो टूटे हुए ग्लास को रिपेयर किया गया, ग्लास पहले से ही टूट चुका था, बट मैंने उसको तोड़ते हुए देखा। कंटिन्यूएशन में चल रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। द कॉलेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, जॉब ओरिएंटिंग कोर्सेज नहीं होगा, जॉब ओरिएंटेड होगा। अब ये क्या है? कोर्सेज क्या है? कोर्सेज नाउन है। कैसा कोर्सेज? जॉब ओरिएंटेड, जॉब को ध्यान में रख के वो कोर्सेज ऑलरेडी बनाया जा चुका है, पास्ट पार्टिसिपल। द कंट्री रिस्पेक्ट्स लॉ अबाइडेड सिटीजन्स लगा देते हैं ना, तो वो गलत। लॉ कानून को मानने वाले नागरिक, कानून, कंट्री कानून के मानने वाले नागरिक की सम्मान करते हैं, ऑनर करते हैं। तो लॉ अबाइडेड का मतलब है वो कानून को मान चुके हैं, नहीं कानून को मानने वाले। उसी तरह जॉब ओरिएंटिंग नहीं होता है, जॉब ओरिएंटेड होता है, काम हो चुका है काम। इंसिडेंट तो पास्ट का है ना, अरे इसका मतलब है ना श्रावणी, एक बार आप सारा सेशन को शुरू से देखो। इंसिडेंट प्रेजेंट में भी हो सकता है, इंसिडेंट पास्ट का भी हो सकता है। इंसिडेंट वर्ड से टेंस थोड़ी निकालोगे, इंसिडेंट नाउन है, नाउन से टेंस थोड़ी डिसाइड कर सकते हो। तो इंसिडेंट इज शॉकिंग भी हो सकता है, इंसिडेंट वॉज शॉकिंग भी हो सकता है, इंसिडेंट विल बी शॉकिंग भी हो सकता है। इंसिडेंट वर्ड से थोड़ी डिसाइड करो। ओके, नेक्स्ट, हाँ, द बर्निंग कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड, जलते हुए कैंडल को बुझाया गया। जलता हुआ कैंडल मतलब यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट है, कैंडल जल रहा था, इनकम्प्लीट एक्शन है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना। आई सॉ द कैंडल बर्निंग, मैंने कैंडल को जलता हुआ देखा पूरी रात, तो यहाँ भी इनकम्प्लीट एक्शन है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना। और देयर वॉज अ बर्न्ट पेपर, पेपर क्या है? नाउन। कैसा? जला हुआ पेपर, मतलब पेपर ऑलरेडी जल चुका है। ओके, जला हुआ पेपर, यहाँ तो जलते हुए देखा ना, इनका पास्ट पार्टिसिपल आएगा ना। बर्न्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल के रूप। ओके, चलो ये तो बेसिक था, ये तो आपको बहुत बेसिक वाला था। नेक्स्ट, हाँ, मैंने आपको दो तरह का पार्टिसिपल पढ़ाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको दो तरह का पार्टिसिपल पढ़ाया, एक आपको पढ़ाया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, एक आपने पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का V4 फॉर्म, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया पास्ट पार्टिसिपल, आपने पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा, वर्ब का V3 फॉर्म। और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, इसको याद रख। ये एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, याद रखना। परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव पैसिव, ओके। परफेक्ट पार्टिसिपल में ना, परफेक्ट का मतलब है काम कंप्लीटेड में सेंस में। देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल का पहले ये फॉर्मूला लिखो एक्टिव, और फिर इसका लिखो पैसिव, जैसे मैंने आपको इन्फिनेटिव का बताया, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल का फॉर्मूला क्या होता है? हैविंग प्लस, पहले इसको लिखिए फिर समझा रही हूँ, हैविंग प्लस V3, ये एक्टिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बीन प्लस V3,
पहले इसको लिखो उसके बाद समझाते। ओके, एक्टिव में हैविंग प्लस V3 और पैसिव में हैविंग प्लस बीन। बीन लगा के V3 लगाओगे तभी तो पैसिव। लिख लिया ये सबने। नेक्स्ट चलिए आई ये सेंटेंस देखना, हैविंग कुक्ड द फूड ही सर्व्ड इट टू द गेस्ट। ठीक है, हैविंग कुक्ड द फूड। चलो रुको एक मिनट, एक्टिव पैसिव वाला पढ़ा देती हूँ पहले। ये जो लिखा है इसके जगह, चलो पहले ये वाला एग्जाम्पल लिखिए। हैविंग डन द वर्क या हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। ब्रेकफास्ट लेने के बाद ऑफिस चला गया। और दूसरा, हैविंग बीन डेजर्टेड बाय हिज फ्रेंड्स, हैविंग बीन डेजर्टेड बाय हिज फ्रेंड्स ही फेल्ट, ही मतलब ही वॉज अलोन। अब सेंटेंस देखो, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल से भी एरर्स आते हैं। ओके, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही लेफ्ट फॉर ऑफिस। पहले मुझे बताओ, ये पार्टिसिपल है, ब्रेकफास्ट लेने के बाद वो ऑफिस चला गया, ये कौन सा टेंस है? ये एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है क्योंकि ब्रेकफास्ट भी उसी ने किया और ऑफिस के लिए भी वही निकला। तो एक्टिव वॉइस में मैंने बताया हैविंग प्लस V3 होता है, हैविंग प्लस V3 होता है। और ये देख लो, ये पैसिव है। अपने दोस्तों के द्वारा छोड़े जाने के बाद ना वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। यहाँ पे बाय लगा था, उसने दोस्त को नहीं छोड़ा, दोस्तों के द्वारा उसको छोड़ा गया। तो ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है। और पैसिव में याद रखना, पैसिव में हैविंग के साथ बीन लग के थर्ड फॉर्म। ओके, बीन लग के थर्ड फॉर्म आएगा। कभी कभी वो सेंटेंस में क्या करते हैं ना, एरर ऐसा दे देते हैं, एरर ऐसा दे देते हैं, हैविंग डेजर्टेड बाय हिज फ्रेंड्स, ऐसा एरर दे देंगे। हैविंग डेजर्टेड बाय हिज फ्रेंड ही वॉज अलोन, एरर ऐसा दे देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है या पैसिव जा रहा है। ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए क्योंकि बाय लगा है, दोस्तों के द्वारा उसको छोड़ा गया। और पार्टिसिपल में पैसिव लगाने के लिए हैविंग के साथ V3 तो नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे क्या जोड़ने की जरूरत थी? हैविंग बीन की जरूरत थी। ऐसा वाला एरर दे दे, ऐसा वाला हैविंग डेजर्टेड बाय हिज फ्रेंड्स नहीं। अगर पैसिव जा रहा है तो बीन तो बीच में जोड़ना है, बट ऊपर वाला सेंटेंस पैसिव नहीं जा रहा है क्योंकि ब्रेकफास्ट भी उसी ने किया, ऑफिस के लिए भी वही नहीं जाएगा। ऐसा भी सेंटेंस देखा है और कई बार मुझे ऐसा सेंटेंस भी मिल गया है। ये देखो, ऐसा सेंटेंस भी आ गया, ही वॉज स्कोल्डेड फॉर हैविंग, यहाँ पे डाल दे रही, फॉर हैविंग ब्रोक द विंडो। ऐसा सेंटेंस भी आ गया, उसको डांटा गया विंडो तोड़ने के लिए। और हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। हैविंग ब्रोक नहीं होगा, हैविंग ब्रोकन। हैविंग डन द वर्क, हैविंग डिड द वर्क नहीं होगा, हैविंग डन, हैविंग ब्रोकन, हैविंग टेकन, हैविंग रिटन। सबके बाद V3 आएगा, V3। चलो ये वाला तो हो गया, ये वाला तो हो गया। अब इसका सबसे मेन एरर जो पार्टिसिपल से आने वाला है। ओके, पार्टिसिपल। अच्छा, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। आपको याद होगा जब मैंने आपको जेरेंड पढ़ाया था तो उसमें बताया था ना कि जीरेंड के पहले कोई नाउन प्रोनाउन आ गया, पोजेसिव केस, और पार्टिसिपल के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया, वो है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक वही वाला है, नाउन्स एंड प्रोनाउंस कमिंग बिफोर पार्टिसिपल शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। ये मैंने जीरेंड में ही कंबाइन करके पढ़ा दिया। ओके, जीरेंड में ही सीधा एग्जाम्पल दे देती, ये वाला शायद आपको पढ़ा दिया है मैंने। आई सॉ डैश लिविंग द हाउस, मैंने उसको घर छोड़ते हुए देखा। हुए का सेंस जा रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, इसको मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने जीरेंड में पढ़ा दिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के पहले कोई नाउन प्रोनाउन आ गया ना, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव लगाना, हिज मत लगाना। जीरेंड होता तो हिज लगाना। ही हर्ड देम या देयर सिंगिंग अ सॉन्ग, हमने उसको गाना गाते हुए सुना। हुए का सेंस है पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल के साथ ऑब्जेक्टिव। माई फादर एप्रिशिएटेड, अब लास्ट वाला बताना, लास्ट वाला में ये क्या है? अब तो कई सारे, इसी से पता चलता है ना कि आप लोग नोट्स को कितना रिवाइज करते हो। लास्ट वाला बताना, माई फादर एप्रिशिएटेड, मेरे फादर ने मेरी कड़ी मेहनत करना मेरे फादर को पसंद आया। तो यहाँ का जो वर्किंग है पार्टिसिपल नहीं है, जीरेंड है, और जीरेंड के बाद जीरेंड के साथ पोजेसिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला। हाँ, ही सॉ अस, उसने हमें गाड़ी पार्क करते हुए देखा। उसने पार्किंग को नहीं देखा, उसने हमें देखा। गाड़ी को पार्क करते हुए का सेंस आए तो पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल के साथ ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव। चलो अब नेक्स्ट पे, पार्टिसिपल के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। फाइनली आज हम लोग का वर्ब खत्म हो जाएगा। अच्छी बात, लिख लिया है।
अब स्टूडेंट्स हमारे वेट कर रहे हैं, मैम ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? पॉइंट टू बी नोटेड। अब पार्टिसिपल से यहाँ से भर भर के एरर्स आएंगे। वो वाला स्लाइड शायद आया नहीं है, आप इसको लिख, स्लाइड इवन इफ नहीं आया है तो फिर भी मैं लिख के बता देती। पार्टिसिपल का हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं, बहुत लेंदी नहीं है। अब स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम कभी कभी हमने ये देखा है ना, ऐसा वाला सेंटेंस आ जाता, बीइंग अ रेनी डे ही टुक एन अम्ब्रेला, और रट लिया है बच्चों ने, चूंकि उस दिन रेनी वाला डे था इसलिए उसने अम्ब्रेला लिया। अब हमारे स्टूडेंट्स रट लेते हैं, मैम जब भी बीइंग वाला सेंटेंस आ गया ना तो बगल में इट लगा देना है इट लगा देना है, बिल्कुल लगाना है। बगैर इट का ये गलत है। बताती हूँ कि अगर इट नहीं लगा है तो ये क्यों गलत है और इट लगाना क्यों ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं है कि हर समय बीइंग के साथ इट लगाते ही हैं, कभी हम इट हटाते भी हैं। इट को हटाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम सीखेंगे कब इट हटाएंगे, कब इट लगाएंगे। अब सेंटेंस देखना, मैंने लिखा यहाँ पे, ऊपर वाला सेंटेंस को छोड़ो, मैंने लिखा इट वॉज अ रेनी डे। एक ये सेंटेंस है, इट वॉज अ रेनी डे फुल स्टॉप, और फिर मैंने लिखा ही टुक एन अम्ब्रेला। इट वॉज अ रेनी डे एंड ही टुक एन अम्ब्रेला। देखो यहाँ पे सेंटेंस, ये दो सेंटेंस है। ये जो इट लगा है, ये इट रेफर किया गया है किसके लिए? ये इट रेफर किया गया है रेनी डे के लिए। इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है, एक तो दिन का रेनी होना और दूसरा उसका अम्ब्रेला लेना। और ये जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए अलग से सब्जेक्ट लगा ही। तो इस सेंटेंस में दो काम हो रहा है, एक तो दिन का रेनी होना और दूसरा अम्ब्रेला, उसका अम्ब्रेला लेना। अब ये दो सेंटेंस है। अब ये दो सेंटेंस को मैं पार्टिसिपल से जोड़ रही हूँ। एग्जाम में ना ये नहीं आने वाला है कि मैम किससे जोड़ना है, वो जुड़ा हुआ आएगा, उसी में आपको एरर निकालना है। ठीक है, मैंने बीइंग इसलिए लगाया क्योंकि ये वॉज टू बी वर्ब है और आईएनजी लगाने के लिए वॉजिंग तो नहीं होता है, टू बी वर्ब का आईएनजी बीइंग होता है। तो अब मैंने लगाया बीइंग अ रेनी डे ही टुक एन अम्ब्रेला। सेंटेंस देख, ऊपर वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस तो करेक्ट है, चूंकि उस दिन रेनी था इसलिए ही ने अम्ब्रेला लिया। अब मैंने इसको पार्टिसिपल से जोड़ा, चूंकि उस दिन रेनी था इसलिए अम्ब्रेला लिया। अभी ये सेंटेंस रॉन्ग है। अभी ये सेंटेंस रॉन्ग इसलिए है ना क्योंकि अभी सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है कि सेकेंड वाला सब्जेक्ट को देखो, हमेशा सेकेंड वाले सब्जेक्ट से कंपेयर करो कि क्या सेकेंड वाला फर्स्ट के लिए फिट बैठ रहा है। जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए तो ही लगा है, चलो सही है, बट क्या ही रेनी डे था? अभी सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है कि चूंकि ही रेनी डे था इसलिए ही ने अम्ब्रेला लिया, बट ही रेनी डे था, ही कभी रेनी डे नहीं हो सकता ना। ओके, डे के लिए हमें अलग से इट लगा, यहाँ पे लगाओगे इट बीइंग अ रेनी डे, चूंकि उस दिन रेनी था इसलिए ही ने अम्ब्रेला लिया। यस, इसलिए ही ने अम्ब्रेला लिया। तो जब भी सेंटेंस में दो अलग अलग बातें बोली जा रही है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि डे के लिए इट लगाएंगे और जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए ही लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे इट नहीं लगाते तो उसका सेंस अलग चला जाता। ऐसा लग रहा है कि चूंकि ही रेनी डे था इसलिए ही ने अम्ब्रेला लिया, जो इट लगा रहे हैं हम रेनी डे। चलो अभी और भी एग्जाम्पल्स, इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने वाली, इसको कॉपी करिए, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल में। हमेशा सेकेंड वाले सब्जेक्ट को देखना और देखना कि क्या वो फर्स्ट के लिए लगा सकते हैं। अगर सेकेंड वाला सब्जेक्ट फर्स्ट के लिए नहीं लग सकता है ना तो अलग से सब्जेक्ट लगाना होगा। जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए ही लगा सकते हैं, बट ही रेनी डे के लिए थोड़ी लगा, ही रेनी डे के लिए नहीं लगा सकता। अभी दे रही, अब मैंने लिखा बीइंग इल, ठीक है, ही कुडंट गो टू स्कूल, ठीक है, और दूसरा लिखा बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर, ही हैड नो अदर चॉइस, वंचित था, खाना पीना रहने की जगह नहीं था, उसके पास कोई चॉइस नहीं बचा था, ही हैज नो अदर चॉइस। फिर थर्ड लिखा बीइंग डार्क द इलेक्ट्रीशियन कुड नॉट, ये पार्टिसिपल का एक बहुत कॉमन सा एरर है, हर एग्जाम्स में आ जाता है। द इलेक्ट्रीशियन कुड नॉट फाइंड द स्विच बोर्ड। आप मुझे बताओगे कहाँ दो सब्जेक्ट की जरूरत है और कहाँ एक ही में से काम हो जाएगा। द इलेक्ट्रीशियन कुड नॉट फाइंड द स्विच। और तीसरा बीइंग अ प्लेजेंट डे वी डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक। अच्छा दिन था तो हमने डिसाइड किया कि चलो पिकनिक पे चलो स्टार्ट किया जाए। लिख लीजिए इलेक्ट्रीशियन कुड नॉट फाइंड द स्विच। नहीं, पहले लिखो फिर उसके बाद मैं आंसर मांगूंगी। अब पहले लिखिए और सेकंड वाले सब्जेक्ट को देखते जाइए। थर्ड गलत है। अच्छा चलो, हमेशा सेकंड वाले को देखो, इसको देखो तब पता चल जाएगा कि पहले में ज़रूरत है या नहीं। फिर इसको देखो, फिर इसको देखो सेकंड वाले को, हाँ, और फिर इसको देखो यहाँ पे दोबारा सब्जेक्ट की ज़रूरत। बीइंग इल, he could not go to, he could क्या है, he could go to school, he could not go to school, not लगेगा।
चूंकि वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं जा पाया। स्कूल वही नहीं जा पाया और वो ही बीमार था। तो दोनों बातें जो है ना वो एक ही व्यक्ति के लिए बोली जा रही है। ही बीमार था और ही स्कूल नहीं जा पाया। तो यहाँ फिर से ही लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों बातें तो ही के लिए बोली जा रही है, तो ये करेक्ट। उसी तरह बीइंग डिप्राइव्ड, चूंकि वो वंचित थे फूड एंड शेल्टर, खाना पीना रहने का जगह नहीं था, उनके पास कोई चॉइस नहीं था। तो सेकंड में भी हमें ज़रूरत नहीं है, सेकंड में भी हमें ना अलग से सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ही के पास ही कोई चॉइस नहीं था और ही के पास ही भोजन और रहने की जगह नहीं लगाएंगे। लेकिन अब सेकंड वाला, थर्ड वाला सेंटेंस देखो, द इलेक्ट्रीशियन को स्विच बोर्ड नहीं मिल पा रहा था। क्या इलेक्ट्रीशियन डार्क था? चूंकि अभी सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है कि चूंकि इलेक्ट्रीशियन डार्क था इसलिए इलेक्ट्रीशियन को स्विच बोर्ड नहीं मिल रहा था। तो दोनों बातें यहाँ इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं है। इलेक्ट्रीशियन डार्क नहीं हो सकता है, वो एरिया डार्क था। चूंकि वहाँ पर डार्क था तो यहाँ पे हमें इट लगाना ज़रूरी है क्योंकि अब अगर हम इट नहीं लगाते हैं ना तो सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है, चूंकि इलेक्ट्रीशियन डार्क था इसलिए उसको स्विच बोर्ड नहीं मिल रहा था। वो एरिया डार्क था, वो एरिया डार्क था। बट यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे ही वंचित थे और ही के पास ही खाना पीना नहीं था। यहाँ ही स्कूल नहीं जा पाया, ही बीमार था। और देखो नेक्स्ट वाला, बीइंग अ प्लेजेंट डे, चूंकि मौसम सुहावना था तो हमने सोचा चलो पिकनिक पे चलते हैं, तो हम पिकनिक पे जाएंगे। बट हम प्लेजेंट डे थोड़ी है, ये वी तो पिकनिक के लिए जाने का डिसाइड किया, बट वी प्लेजेंट नहीं है तो इट लगाना। इट इलेक्ट्रीशियन काला था, उसको स्विच बोर्ड नहीं मिल रहा था। अच्छा चलो अब नेक्स्ट वाला। अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ, लिखते जाइए, इसको लिखते जाइए। बहुत सारे एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाए। वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट अ स्नेक बिट हिम। और फिर लिखा मैंने वाइल वॉकिंग थ्रू the forest, while walking through the forest, I was bitten by a snake। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देख रहे हो? दोनों सेंटेंस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों सेंटेंस में यहाँ तक तो सेम है, while walking through the forest यहाँ तक तो सेम है, while walking through the forest यहाँ तक तो सेम है। बट ऊपर वाला सेंटेंस ना, a snake bit him, ये वाला सेंटेंस एक्टिव जा रहा है। ओके और आई वॉज बिटन बाय अ स्नेक, ये पैसिव। आई वॉज बिटन, मुझे स्नेक के द्वारा काटा गया, तो ये पैसिव जा रहा है। अब मुझे बताओ कौन सा करेक्ट? दोनों में से एक ही कोई करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है के लिए क्या करोगे? सेकंड वाला सब्जेक्ट को देखो कि फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है या नहीं। यहाँ का सेकंड सब्जेक्ट, यहाँ का सेकंड वाला आई है और यहाँ का सेकंड वाला स्नेक है। पहला वाला एक्टिव है, दूसरा वाला पैसिव है। हाँ तो मुझे बताओ, कंपेयर करो, अपना सब्जेक्ट देख। एक एक्टिव है, एक पैसिव है, चलो अच्छी बात है, बट दोनों में से दोनों सही है ना। स्नेक वॉक थोड़ी करता है, स्नेक रेंगता है, स्नेक क्रॉल करता। देखो अभी सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है, स्नेक किसी को काट सकता है। अ स्नेक बिट हिम, स्नेक ने उसको काटा, बट स्नेक थोड़ी वॉक कर रहा था। अभी क्या निकल रहा है ना, वाइल वॉकिंग, वॉक करने के दौरान, स्नेक के वॉक करने के दौरान स्नेक ने काटा। ठीक है, स्नेक ने काटा बट स्नेक वॉक थोड़ी कर रहा था। वॉक तो इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति कर रहा था, तो ये रॉन्ग है। ऐसा लग रहा है ना स्नेक ने वॉक करते समय उसको काट लिया। स्नेक ही वॉक कर रहा था और स्नेक ने ही काटा। स्नेक क्रॉल करता है, स्नेक वॉक। और अब देखो, वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई वॉज बिटन बाय अ स्नेक, ये तो सही है ना। आई वॉज बिटन, आई को स्नेक के द्वारा काटा गया और आई ही तो वॉक कर रहा था। पैसिव में ये सेंटेंस सही हो। ओके यहाँ तो लग रहा है स्नेक ने अपने आप को काट लिया है। यहाँ हिम को काटा, हिम चल रहा था वॉक पे, हिम वॉक कर रहा था और स्नेक ने काटा। बट यहाँ वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट में वॉक करने के दौरान मुझे काटा गया और मैं ही वॉक कर रहा था। तो यहाँ 2 बार आई लगाने की जरूरत। नीचे वाले सेंटेंस में दोनों बातें आई के लिए बोली जा रही है, लेकिन पहला वाला सेंटेंस में तो गलत है। अब मुझे बताओ कि पहला वाला सेंटेंस को कैसे इंप्रूव करोगे? वाइल वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो वॉक स्नेक नहीं कर रहा था ना, स्नेक ने काटा, बट वॉक तो मैं कर रहा था। कैसे इंप्रूव करोगे? बस जल्दी खत्म करते हैं पार्टिसिपल। यस, वाइल ही वॉज वॉकिंग, वाइल ही वॉज वॉकिंग मतलब वॉक ही कर रहा था
और काटा स्नेक हो जाएगा, फिट हो। यहाँ इसको बदलने की जरूरत नहीं है, वहां पे बदल लो, काम हो जाए। जब सेंटेंस एक्टिव जा रहा है तो एक्टिव ही रहने दो उसको भाई, मतलब यहाँ ही लगा दो यहाँ ही को काटा है, यहाँ मेरे को काटा है, आई को, यहाँ ही। एक सेंटेंस और देती हूँ और फिर पार्टिसिपल आपका खत्म। ये स्लाइड सेट नहीं था इसलिए मैंने लिख के पढ़ा दिया। जो भी क्वेश्चन है 3rd, 4th, 5th यही है। having done my homework, my mother allowed me to go out and play। चलो आप मुझे बताओ having done my homework करने के बाद मेरी मदर ने मेरे को अलाउ किया कि जाओ खेलो बाहर जाओ। फटाफट पहले सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, मेरी मदर ने मेरे को अलाउ किया। मेरी मदर ने मेरे को अलाउ किया कि बच्चा जाके बाहर खेलो, बट मेरी मदर ने होमवर्क थोड़ी किया है। कौन ऐसी मदर है जो बच्चे का होमवर्क करके बोलेगी ना कि मदर खुद होमवर्क कर देगी और बोलेगी जाओ खेलो। मदर किया, लेकिन होमवर्क तो मैंने किया। ओके, मैंने किया, तो आई हैविंग डन माई वर्क, मैंने होमवर्क कर लिया और अलाउ मदर ने किया। तो फाइनली हमने अपना वर्ब स्टार्ट किया था। आज हमारा वर्ब का 14th या 15th क्लास जो भी है, हम लोगों ने अपना वर्ब स्टार्ट किया था बेसिक से। स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब। स्टेटिव वर्ब एडजेक्टिव लेता है, एक्शन वर्ब एडवर्ब लेता है। स्टेटिव वर्ब का आईएनजी नहीं बनता है, एक्शन वर्ब का आईएनजी बनता है। फिर हमने V1, V2, V3 किया, इज एम आर के बाद एक्टिव में ये होगा, पैसिव में ये होगा। फिर हमने मॉडल वर्ब्स किया, मॉडल वर्ब से कैसे कैसे एरर्स आते हैं। फिर हमने नॉन फाइनाइट किया है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कहीं भी मैं भेदभाव ना रखूं। पेड बैचेस में जैसे वर्ब पढ़ाया है, आपको भी मैंने वर्ब पढ़ाया है। किसी टीचर ने वर्ब का आपका 14 क्लासेस लिया है, इसका मतलब है वर्ब को डिटेल में पढ़ाया।